आज हम क्लास 9 का जो हमारा चैप्टर 1 है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। और मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ वो सारी की सारी प्लेलिस्ट में डालता रहता हूँ, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पर पढ़ाई करो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है संख्या रेखा। क्या होती है? एक सरल रेखा जिस पर विभिन्न संख्याओं को निरूपित किया जाता है। यानी ये एक सरल रेखा होती है, इस पर बहुत से बिंदु अंकित करते हैं हम, और इन पर क्या करते हैं हम विभिन्न संख्याओं को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक संख्या रेखा है, बीच में 0 है, इधर आपकी सारी धनात्मक संख्या है, इधर आपकी सारी ऋणात्मक संख्या है, तो इसे हम एक संख्या रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है वो है विभिन्न संख्याओं, यानी संख्या अलग अलग होती है। अब कौन कौन सी होती हैं उनको हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहली जो संख्या है वो है प्राकृत संख्या, इसे हम कैपिटल N से लिखते हैं, ठीक है। वे संख्या जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। दूसरी जो संख्या है वो है पूर्ण संख्या, इसे हम कैपिटल W से लिखते हैं। और ये जो संख्या है वो 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक चलती है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में अंतर केवल इतना है कि पूर्ण संख्या में केवल एक 0 एक्स्ट्रा है ना। बाकी प्राकृत और पूर्ण संख्या में कोई अंतर नहीं है, केवल इस 0 का ही अंतर है। तीसरी जो संख्या है वो है पूर्णांक संख्या, इसे हम कैपिटल Z से लिखते हैं, है ना। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? जब हम पूर्ण संख्याओं में, यानी ये जो 0 1 2 3 ये जो संख्या है, जब हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याएं भी ले लेते हैं साथ में, तो जो हमारा संग्रह बनता है वो किसका संग्रह बनता है? पूर्णांक संख्याओं का संग्रह बनता है, ठीक है। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। क्या है कि जब हम पूर्ण संख्याओं के साथ ऋणात्मक संख्या भी मिला देते हैं तो जो संख्याएं बनती है उसे हम क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। यहाँ पर जो संख्या रेखा बनाई हुई है वो पूर्णांक संख्या की संख्या रेखा बनाई हुई है। यहाँ पर 0 बीच में है, 0 के दाईं ओर सारी धनात्मक संख्याएं हैं और 0 के बाईं ओर सारी ऋणात्मक संख्याएं हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम 0 से दाईं ओर जाते हैं वैसे वैसे संख्याएं बड़ी होती जाती है, और जैसे जैसे हम 0 से बाईं ओर जाते हैं वैसे वैसे संख्याएं छोटी होती जाती है। यहाँ 0 जो है वो न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में होनी चाहिए। अब अगली जो संख्या है वो है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याओं को हम कैपिटल Q से लिखते हैं, है ना। अब क्या होती है परिमेय संख्या? वे संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और ये जो Q है वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसकी जो डेफिनेशन है वो एक बार मैं पढ़ लेता हूँ। डेफिनेशन क्या है देखो, एक संख्या R परिमेय संख्या कहलाती है यदि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी वो जब सभी संख्या जिसे हम बट्टे में लिख सकते हैं वो सभी संख्या हमारी क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, ठीक है। अब देखो आगे क्या है, जहां PQ पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी ये जो P और Q है, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली जो संख्या है वो आपकी क्या है? पूर्णांक संख्या है। यानी वो प्लस की हो सकती है, 0 हो सकता है, माइनस हो सकता है, लेकिन एक शर्त है। शर्त क्या है? Q हमारा कभी 0 नहीं होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। समझ में आया? लेकिन अब देखो यहाँ पर आपको एक प्रश्न आना चाहिए। प्रश्न क्या आना चाहिए कि जो हम संख्या रेखा बनाते हैं उस पर हम प्राकृत संख्या की संख्या रेखा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? देखो मैं एक स्केल से लाइन खींच लेता हूँ, यहाँ पर आपको स्केल से खींचनी है, मैं यहाँ पर आप फटाफट पढ़ा लेता हूँ, है ना। तो यहाँ से मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 1। फिर 1 इकाई की दूरी लेनी। 1 इकाई मतलब 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, कोई भी दूरी हो सकती है। और जो ये दूरी मैं ले रहा हूँ वो आगे भी उतनी की उतनी दूरी पर हमें बिंदु अंकित करना है, ठीक है। तो जो ये दूरी है वही ये दूरी आगे भी वही होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ 1 से प्रारंभ होगी, फिर 2 3 4 5 6 ऐसे ये चलती रहेगी। तो हम क्या करेंगे? यहाँ एक एरो बना लेंगे। इस एरो का मतलब ये है कि ये अनंत की ओर जा रही है। ये जो संख्या रेखा है वो अनंत की ओर जा रही है। ये किसकी संख्या रेखा बनाई? प्राकृत संख्या की। फिर पूर्ण संख्या की संख्या रेखा बनानी है, स्केल से लाइन खींचना। यहाँ क्या लेना है? सबसे पहले 0 लेना है, फिर उसके बाद 1 2 3 4 और ये ऐसे अनंत की ओर चलती रहेगी। तो ये किसकी संख्या रेखा हो गई? पूर्ण संख्या की संख्या रेखा हो गई। अब अगर मुझे पूर्णांक संख्या की संख्या रेखा बनानी है तो ये इधर भी अनंत की ओर जाती है और इधर भी अनंत की ओर जाती है। बीच में आपका क्या होता है? 0। दाईं ओर आपके सारी धनात्मक संख्याएं होती है, बाईं ओर आपके सारी ऋणात्मक संख्याएं होती है। तो इस प्रकार से हम जो है पूर्णांक संख्याओं की संख्या रेखा बनाते हैं।
लेकिन अब जो प्रश्न है वो है कि जो परिमेय संख्याएं होती है p बटा q वाली संख्याएं, क्या इसे भी हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए मैंने क्या करा है, एक उदाहरण लिया है। आगे देखो, ये जो नोट्स है ना, वो मैंने आपकी बुक से बनाए हैं और बहुत सिंपल तरीके से बनाए हैं, और ये नोट्स आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको 10th में 90+ नंबर लाने हैं तो आपको नोट्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो, मैंने एक परिमेय संख्या ली है 3/4, क्योंकि ये बट्टे वाली संख्या है तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे। तो 3/4 को संख्या रेखा पर मुझे दर्शाना है। कैसे दर्शाएंगे? तो देखो, यहाँ पर 3/4 का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो आप। 3/4 का मतलब होता है 3 में 4 का भाग देना, ठीक है। भाग नहीं जाएगा तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा। 7 चौक 28, पीछे कितना बचेगा 2। तो एक बार आप ध्यान से देखो, 0.7 का मतलब क्या हुआ, 0.7 का मतलब हुआ ये संख्या जो है वो 0 और 1 के बीच में है ना। तो पहली चीज़ तो हमें ये पता चल गई, ये 0 और 1 के बीच में है। तो हमें क्या करना है, संख्या रेखा बनानी है। संख्या रेखा में मुझे 0 और 1 लेना है, यानी मैं 1 इकाई की दूरी ले रहा हूँ, इसको समझना है। पहले क्या करना है, आपको स्केल से एक लाइन खींचना है, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिया, 0 लिया, और यहाँ मैंने क्या लिया, 1 लिया। यानी ये जो मैंने दूरी ली है वो 1 इकाई की दूरी ली है। कितनी दूरी ली है, 1 इकाई की दूरी। 1 इकाई मतलब ये 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, जो भी है वो 1 इकाई की दूरी है। अब आगे जो मैं 2 लूँगा उसमें डिस्टेंस इतना के इतना होना चाहिए। बात समझ में आ गई। अब मुझे क्या करना है, 3/4 को प्रदर्शित करना है। तो यहाँ हर में देखो कितने हैं, 4 है। तो इसको, इस जो संख्या रेखा का मैंने 0 और 1 वाला हिस्सा लिया है, इसको मुझे कितने हिस्से करने हैं, 4 बराबर हिस्से करने हैं। तो मैं इसके 4 बराबर हिस्से करूँगा, 1 2 3 और 4, ये बराबर 4 हिस्से हो गए, ठीक है। अब ये जो 0 है ऊपर ले लेता हूँ, 1 ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, यहाँ मुझे क्या करना है, 0 की जगह यहाँ 0/4 करना है। यहाँ 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ 4/4। 4/4 का मतलब क्या हो गया, 1। 0/4 का मतलब क्या हो गया, 0, है ना। अब मैं, क्योंकि मैंने इसके बराबर 4 हिस्से किए तो मुझे 3/4 भी इसमें मिलेगा। कहाँ है 3/4, ये रहा, है ना। तो संख्या रेखा पर हम परिमेय संख्याओं को लिख सकते हैं। समझ में आया? यानी संख्या रेखाओं पर हम विभिन्न प्रकार की संख्याओं को लिख सकते हैं। इस बात को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये संख्या रेखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक टेलीग्राम चैनल की लिंक ली है ना। उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और आप जो मेरा चैनल है सीधा उसमें जुड़ जाओगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हो। अब अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। क्या होती है? वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। जहां p और q जो है वो पूर्णांक है और q हमारा 0 नहीं है। इसे q डैश से प्रदर्शित करते हैं। q के ऊपर छोटा सा डैश है, उससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। यानी परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, है ना। जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वो तो आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो आपकी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बात समझ में आई? अब कैसे लिख सकते हैं, कैसे नहीं लिख सकते हैं, वो आपको मैं आगे बताऊंगा, है ना। अभी आपको परिभाषा याद रखनी है कि परिमेय किसे कहेंगे और अपरिमेय किसे कहेंगे। अब देखो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। संख्या रेखा पर अपरिमित रूप से अनेक अपरिमेय संख्याएं होती है। यानी संख्या रेखा पर हम इन अपरिमेय संख्याओं को भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, अभी आगे बताऊंगा। इनके कुछ उदाहरण निम्न है। यानी जो अपरिमेय संख्या होती है जिसे हम बट्टे में नहीं लिख सकते हैं, उसके उदाहरण क्या क्या है, √2 है, √3 है, √5 है, √15 है, पाई है, फिर एक 0 यानी 0.1 0.11111110 यानी एक बार 1 आया, फिर 2 बार 1 आया, फिर 3 बार 1 आया, फिर 4 बार 1 आया, और ऐसे ये चलते जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे जो उदाहरण होते हैं वो किसके उदाहरण हैं, अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण है। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से आगे क्लियर हो जाएगी। अभी आपको केवल क्या करना है, परिभाषा और इसके उदाहरण याद रखने हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है वास्तविक संख्या।
तो देखो, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं और इसे हम कैपिटल आर से प्रकट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आई? अब इसको समझो, बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये। यानी कुल मिला के हमें ये ध्यान होना चाहिए, जितनी भी संख्याएं हमने पढ़ी है वो सभी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। वो सभी कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? वे संख्याएं जिनमें परिमेय संख्या भी मिल जाए आपको और अपरिमेय संख्या भी मिल जाए, तो संख्याओं के ऐसा जो संग्रह होगा उसे हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या कहेंगे। अब देखो, परिमेय संख्या में एक पॉइंट हमने छोड़ दिया है और वो पॉइंट क्या है वो भी समझ लेते हैं कि जो परिमेय संख्या है उसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती है। तो उसके अंतर्गत जो है प्राकृत संख्या आती है। ये किस में आती है? परिमेय संख्या में आती है। पूर्ण संख्या किस में आती है? तो पूर्ण संख्या भी जो है परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। और फिर पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक संख्या वो भी आपके किस में आती है? परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो प्राकृत संख्या हमने पढ़ी वो क्या होती है? 1 2 3 और ऐसे ये अनंत तक चलती है। पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 और ये भी अनंत तक चलती है। पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या होती है जिसमें माइनस की संख्या हो, 0 हो और प्लस की अनंत संख्याएं हो, वो क्या होती है? पूर्णांक संख्याएं होती है। अब इन सभी संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने यहाँ से 3 लिया, ठीक है। अगर मैं 3 में 1 का भाग देता हूँ तो मुझे कितना मिलता है? 3 ही मिलता है। लेकिन मैंने इस 3 को जो है कैसे लिख दिया? P/Q के रूप में लिख दिया। इसलिए ये जो 3 है वो हमारा क्या है? परिमेय संख्या है। और इन सभी संख्याओं को हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए ये सभी संख्याएं किसके अंतर्गत आएगी? परिमेय संख्याओं के अंतर्गत आएगी। जबकि √2 है, इसको अगर मैं कैलकुलेटर से, आप कैलकुलेटर में √2 का मान निकालना, उसका रूट मान का लगभग आएगा 1.141 और ऐसे चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। और जो ये संख्या है दशमलव के बाद कभी ख़त्म नहीं होती है, उन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो भी संख्याएं होती है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √2 √3 √5 पाई, है ना, ये सभी संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्याएं, है ना, क्योंकि इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। समझ आया? चलो अगला पॉइंट समझते हैं क्या है। अगला पॉइंट है, वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकती है। यानी हमने अभी तक पढ़ लिया कि वास्तविक जो संख्याएं होती है उसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याएं आती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक वास्तविक संख्या को संख्या रेखा के एक अद्वितीय बिंदु से निरूपित किया जाता है। यानी जो भी वास्तविक संख्या आपको मिलेगी उसे हम अद्वितीय रूप से संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। संख्या रेखा में हमने सभी प्रकार की संख्याओं को निरूपित करना समझा था, है ना, केवल अपरिमेय को छोड़कर। तो अपरिमेय को हम कैसे प्रदर्शित करेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, साथ ही संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, यानी संख्या रेखा पर जितने भी बिंदु होते हैं वो सभी एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करते हैं। यानी वो सारे बिंदु जो है वो क्या होते हैं? वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, यही कारण है कि संख्या रेखा को वास्तविक संख्या रेखा भी कहते हैं, है ना। यानी एक प्रकार से जो संख्या रेखा है उसको हम वास्तविक संख्या रेखा भी कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? अब देखो अगला पॉइंट है, संख्या रेखा पर √2 का स्थान। यानी जो अपरिमेय संख्या है √2, उसको हमें संख्या रेखा पर बताना है कि उसका बिंदु हमें कहाँ मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या है कि पाइथागोरस जो प्रमेय है उसको थोड़ा हमें समझना होगा। क्लास 7th में आपने समझा है कि जो पाइथागोरस प्रमेय यानी बोधायन प्रमेय जो होता है उसका सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इस सूत्र के प्रयोग से मैं √2 निकाल सकता हूँ, यानी √2 मुझे मिल सकता है। कैसे मिल सकता है? देखो, हमने जो है 90 डिग्री वाला त्रिभुज यानी समकोण जो त्रिभुज है उसके बारे में पढ़ रखा है ना। ये 90 डिग्री यहाँ पर है, तो ये जो नीचे वाली भुजा है इसको हम क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। यहाँ अगर थीटा है तो इस थीटा के सामने वाली भुजा को हम लंब कहते हैं। और जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है इसको हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब अगर मेरा सूत्र क्या है? सूत्र है कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस लंब की घात 2। ये सूत्र है। अब मान लो आधार मेरे पास 1 है और लंब मेरे पास 1 है, तो मुझे कर्ण कितना मिलेगा?
तो इसके लिए हम इस सूत्र का प्रयोग करके कर्ण का मान निकाल सकते हैं। कैसे? कि कर्ण की जो घात 2 है, यहाँ मैं k की घात 2 कर लेता हूँ, कर्ण की घात 2, आधार की घात 2, आधार कितना लिया मैंने 1 इकाई लिया, प्लस लंब कितना लिया 1 इकाई लिया। अब अगर मैं 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 मिलेगा, फिर 1 का स्क्वायर करूँगा तो भी 1 मिलेगा। यहाँ पर कर्ण स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। अब ये जो वर्ग है वो जब इधर जाएगा तो वर्ग बराबर के इधर जाके क्या हो जाता है, वर्ग मूल हो जाता है ना। तो जब ये वर्ग उधर जाएगा तो ये वर्ग मूल का निशान आ जाएगा और इसके अंदर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो मुझे यहाँ कर्ण जो है वो √2 मिल जाएगा, यानी ये इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, √2 आ जाएगी कर्ण की, ठीक है। तो इसी का प्रयोग करके हमें संख्या रेखा पर √2 का स्थान बताना है, वो कैसे मिलेगा। तो देखो इसके लिए क्या करना है आपको, सबसे पहले है ना, सबसे पहले क्या करना है, स्केल से एक संख्या रेखा बनानी है, एक सिंपल एक संख्या रेखा बनानी है। ये बना दी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक एक इकाई के चाप काटने हैं। एक इकाई मतलब आप एक बार प्रकार खोल दो, फिर इससे छेड़ाछाड़ी नहीं करनी है, ठीक है। इसी इकाई के सारे चाप आपको संख्या रेखा पर बनाने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग जो है वो यहीं से कर लेते हैं या थोड़ा आगे से कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ आपको दबा के एक पॉइंट बनाना है, यहाँ से मैंने शुरुआत की है। अब जो डिस्टेंस यहाँ है वो आगे भी होना चाहिए, तो प्रकार को बिना हिलाए आपको संख्या रेखा पर बहुत सारे बिंदु अंकित करने हैं। कर दिए, ठीक है। अब जहाँ पर शुरुआत में आपका प्रकार था, है ना, वहाँ पर भी आपको पॉइंट बनाना है। ये बन गया पॉइंट। अब हमने पढ़ा था कि मुझे आधार कितना लेना है 1 और लंब कितना लेना है 1, तो मुझे कर्ण कितना मिलेगा, √2 मिलेगा। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है इसको मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। संख्या रेखा इधर भी अनंत की ओर जाती है और इधर भी अनंत की ओर जाती है। अब जो ये डिस्टेंस है वो कितना है, 1 इकाई है। अब मुझे क्या करना है, इस बिंदु 1 से 90 डिग्री का कोण बनाना है, क्योंकि ये कहाँ संभव है, समकोण त्रिभुज में संभव है। तो यहाँ से मुझे एक 90 डिग्री का कोण बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पॉइंट 1 पर चंदा रखकर 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है, ठीक है। यहाँ पर पॉइंट पर जो है 1 पर हमें बीच वाला पॉइंट रखना है, फिर ये लाइन इधर जा रही है, तो इधर से हमारा जो 0 है वहाँ से हमें 90 डिग्री पर जाना है। ये आ गया 90 डिग्री पर। यहाँ पर छोटा सा पॉइंट बनाना है, फिर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींचनी है। तो ये हमारा कितने डिग्री का कोण हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण हो जाएगा, ठीक है। छोटा ही बनाना है, ठीक है। अब देखो आधार हमारा कितना है, 1 इकाई है, तो लंब भी कितना होना चाहिए, 1 इकाई का होना चाहिए। और प्रकार मैंने अभी तक नहीं हिलाया है। ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1 इकाई की है। तो अब क्या करेंगे, प्रकार की नोक को पॉइंट 1 पर रखकर एक चाप काटना है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो दूरी मुझे मिली वो कितनी है, 1 इकाई है और ये भी 1 इकाई है। अब जब इन दोनों पॉइंट को मैं मिलाऊंगा, ठीक है, तो मुझे क्या मिल जाएगा, कर्ण मिल जाएगा। तो इसको मैं मिला देता हूँ। ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। ये बन गया मेरा कर्ण, यानी ये जो दूरी मुझे मिली है वो कितनी है, √2 है, ठीक है। अब संख्या रेखा पर बताना है कि मुझे √2 कहाँ मिलेगा। तो अब क्या करना है, प्रकार को आपको 0 से ये जो √2 का डिस्टेंस है यहाँ तक प्रकार खोलना है और प्रकार को ऐसे नीचे की ओर चाप काटना है। जहाँ पर हमारा संख्या रेखा पर चाप कटा है ना, कहाँ कटा, इस पॉइंट पर कटा, ठीक है, इस पॉइंट पर कटा। ये जो पॉइंट है वो किसका स्थान बता रहा है, ये जो पॉइंट है वो √2 का स्थान बता रहा है। तो संख्या रेखा पर हम सभी वास्तविक संख्याओं को बता सकते हैं कि उसका स्थान कहाँ पर है, ठीक है। √2 का स्थान कैसे आपको लाना है पता चल गया। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आप वापस पीछे करके समझ सकते हो, है ना। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है, आगे इसकी रचना लिखी हुई है। अब रचना वही है जो मैंने काम किया है,
ठीक है। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम से हमसे जुड़कर नोट्स प्राप्त कर सकते हो, है ना। अब अगला जो पॉइंट है वो है संख्या रेखा पर √3 का स्थान। अब मुझे देखो √3 कैसे मिलेगा, तो वही 90 डिग्री वाला त्रिभुज चाहिए। और मुझे √3 कैसे मिलेगा, तो देखो जैसे ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अगर ये लेंथ में 1 इकाई की लेता हूँ, 1 इकाई की लेता हूँ, और ये लंबाई में अगर मैं √2 की लेता हूँ, तो यहाँ मुझे कितना मिलेगा, √3 मिलेगा, ठीक है। यानी कि मुझे √2 तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। जब √2 बन जाएगा तो मुझे फिर मैं क्या बना सकता हूँ, √3 बना सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है। अब कैसे बनेगा, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक संख्या रेखा यानी एक सरल रेखा खींचनी है। खींच दी है संख्या रेखा। अब हमें कहीं भी एक पॉइंट लेना है, जैसे यहाँ मैं 0 ले लेता हूँ, इधर भी ये अनंत की ओर जा रही है और इधर भी अनंत की ओर जा रही है, ठीक है। ये मेरा पॉइंट हो गया 0। अब 0 से हमें एक एक इकाई के पॉइंट बनाने हैं। यहाँ पर मैंने जितना प्रकार अभी खोल रखा है वो मेरा 1 इकाई का है ना। इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, ये लो। अब एक एक इकाई के पॉइंट बनाने हैं। ये 1 इकाई का पॉइंट हो गया, अगला वाला हो गया, ठीक है। 3-4 पॉइंट बना लो खूब है। अब ये 0 के बाद आएगा 1 2 3, है ना। ये मेरी 1 इकाई की दूरी हो गई। तो मुझे क्या क्या करना है, सबसे पहले तो आधार जो है वो 1 इकाई लेना है, लंब जो है वो √2 बनाना है, यानी पहले मुझे √2 तो बनाना ही पड़ेगा। तो पहले मैं √2 बना लेता हूँ। तो इसके लिए क्या करना, 90 डिग्री का कोण बनाना है अपन को। 90 डिग्री का कोण क्योंकि सीधा होता है तो मैं सीधी लाइन ही खींच लेता हूँ, वो 90 डिग्री का कोण ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक 90 डिग्री की लाइन खींच दी है। अब इस पर हमें क्या करना है, इस पर हमें 1 इकाई का चाप काटना है। तो यहाँ पर 1 पर प्रकार की नोक रखकर ये 1 इकाई का चाप काटेंगे, और जब इन दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे तो हमें कर्ण मिलेगा। अब ये जो दूरी हमें मिली है वो कितनी है, वो √2 की है ना। अब ये आपके जो है 1 इकाई हो गया, ये भी 1 इकाई हो गया, और ये कितना इकाई हो गया, √2 इकाई हो गया। अब √2 से हमें क्या करना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है, और फिर हमें क्या मिलेगा, √3 मिलेगा। बात समझ में आई। यानी जो ये पॉइंट है यहाँ से हमें 90 डिग्री के कोण की रचना करनी है। अब कैसे करनी है इसको समझना ध्यान। यहाँ इस पॉइंट पर आपको सीधा चंदा रखना है ना, √2 वाली लाइन पर, क्योंकि √2 और 1 से हमें क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, है ना। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण किस पर बन रहा है, √2 पर बन रहा है। समझ आई बात। चलो, तो यहाँ हमें क्या करना है, चंदे को इस कर्ण पर इस पॉइंट से सीधा रखना है। अब देखो ये लाइन किधर जा रही है, इस साइड में जा रही है। तो यहाँ से 90 डिग्री, यहाँ से 90 डिग्री कहाँ है, देखो सीध में एकदम, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का पॉइंट हो गया। इस पॉइंट और इस पॉइंट पर हम स्केल रख कर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। छोटा ही बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, ठीक है। अब √2 और 1, इन दोनों से हमें क्या मिलेगा, √3 मिलेगा, है ना। तो हमारे पास 1 इकाई का चाप पहले से खुला हुआ है यहाँ पर। तो हमें क्या करना है, प्रकार की नोक को इस पॉइंट पर रखना है और फिर चाप काटना है। ये 1 इकाई का चाप हो गया, है ना। ये 1 इकाई का चाप हो गया, ये वाला, ठीक है। तो ये √2 और ये ये 1, इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, √3 मिल जाएगा। चलो इन दोनों पॉइंट को मिला देते हैं। चलो ये हो गया हमारा √3। अब हमें क्या करना है, ओ पॉइंट से यहाँ तक प्रकार खोलना है, और इस प्रकार को क्या करना है, यहाँ से हमें चाप काटना है। जहाँ चाप कटेगा वहाँ हमें √3 का बिंदु मिल जाएगा। हमें क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक प्रकार को खोलना है और फिर चाप काटना है। ये देखो चाप, संख्या रेखा पर ये चाप जहाँ कटा वही हमारा क्या है, वही हमारा √3 है।
तो इस प्रकार से आपको √3 की रचना करनी है। और √2 हमें कहाँ मिलेगा? √2 हमें यहाँ से यहाँ प्रकार को खोलना है और जैसे ही हम चाप घुमाएंगे तो हमें √2 मिल जाएगा। बात समझ में आई? यानी √2 का मान जो है वो √3 से कम है। समझ गए ना? चलो देखो, √3 का जो मान है वो होता है 1.732, है ना। यानी 0 और 1 के बीच में हमें 1 और 2 के बीच में हमें क्या मिल रहा है? √3 मिल रहा है। ठीक है, और इसका मान कितना है? लगभग 1.732, और ये मान चलता रहता है, ये खत्म ही नहीं रहता है, लेकिन हमें कम से कम यहाँ तक मान याद रखना है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार। देखो, पहले हमने पढ़ा था कि वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। तो ये जो आपके डेफिनेशन है, अब आपको समझ में आएगी कि ये कॉन्सेप्ट है क्या, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना है? उनके दशमलव प्रसार को ठीक से समझना है। चलो, तो हम नोट शुरू करते हैं पढ़ना। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ठीक से समझने के लिए हमें वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार को समझना होगा। दशमलव प्रसार 3 प्रकार का होता है। दशमलव प्रसार का मतलब होता है कि जब हम परिमेय संख्याओं में उनका मान जो है पॉइंट में निकालते हैं, दशमलव में निकालते हैं, जैसे अभी हमने देखा था 3/4, तो हमने क्या करा था? अंश में हर का भाग दिया था, तो भाग नहीं जा रहा था तो 0 लगाया और फिर क्या लगाया? पॉइंट। यही हमारा दशमलव है। 7 चौक 28, है ना, पीछे बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0। 4 चौक 16 और 5 चौक 20। ठीक है, तो इसका जो दशमलव प्रसार है वो क्या आया? 0.75। समझ आया? इसी को हम दशमलव प्रसार बोलते हैं। तो जो ये दशमलव प्रसार होता है वो 3 प्रकार का होता है, यानी भाग देने पर हमें 3 प्रकार की चीज़ों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला है शांत दशमलव। अब ये शांत दशमलव क्या होता है? तो देखो, अगर मैं 7/8 इसका दशमलव प्रसार करता हूँ, तो इस 7 में 8 का भाग देने पर भाग कितनी बार जाएगा? 0.875 बार भाग जाएगा। भाग मैंने दिया है इसमें, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण नोट्स मैंने बनाए हैं और एक एक चीज को बहुत गंभीरता से समझाने की कोशिश करी है। तो इसलिए आप ये नोट्स जरूर पढ़ना, हो सके तो ये नोट्स अपनी कॉपी में लिख देना। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, आगे आपको बहुत काम आएंगे, है ना। तो जब मैं 7 में 8 का भाग देता हूँ तो भाग कितनी बार जाता है? 0.875 बार जाता है। फिर शेषफल कितना आता है? 0 आ जाता है। यानी ये दशमलव यही खत्म हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। फिर दूसरा जो दशमलव प्रसार है वो है अनवसानी आवर्ती, और तीसरा है अनवसानी अनावर्ती। अब ये क्या है? ये जो दोनों हैं वो अशांत है। अशांत मतलब शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा इसमें। ठीक है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है इसको समझो। एक तो है अनवसानी आवर्ती, यानी कि भाग देने पर वही अंक बार बार आता है। जैसे अब इसको समझो, अगर मैं 10/3, यानी कि 10/3 का मतलब क्या है? 10 में अगर मैं 3 का भाग देता हूँ तो 3 3 9, पीछे बचा 1। अब भाग नहीं जा रहा है तो हम लगाएंगे पॉइंट, आएगा 0। 3 3 9, ठीक है, बचा 1। अब पहले से पॉइंट लगा हुआ है तो हम 0 लगा सकते हैं, फिर भाग देंगे तो 3 3 9, फिर बचेगा 1। अब पहले से दशमलव है तो हम 0 लगा सकते हैं। इस प्रकार से ये भाग जाता रहेगा और हमें 3.333 ऐसे मिलता रहेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3.33 के बाद में डॉट डॉट डॉट, यानी बार बार मुझे 3 3 ही मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? ये अशांत है। अशांत मतलब दशमलव प्रसार जो है वो खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन हमें एक ही चीज की बार बार पुनरावृत्ति मिल रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? आवर्ती। बात समझ में आ गई? एक ही चीज की बार बार क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है। तो एक जो दशमलव प्रसार है वो है अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार, अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार। और दूसरा है अनवसानी अनावर्ती। अनावर्ती यानी आवर्ती बार बार नहीं होती है लेकिन वो खत्म भी नहीं होता है। जैसे √2, है ना। √2 का मान क्या होता है? √2 का मान होता है 1.141, और ऐसे ये चलता रहता है, कभी खत्म नहीं होता है। और दूसरी चीज क्या है? किसी भी अंक की बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है। बात समझ में आई? जैसे एक उदाहरण मैं और लेता हूँ, जैसे 0.10 11 0 1 1 1 0 1 1 1, यानी हर बार में एक ज़्यादा ले रहा हूँ, है ना। और ये ऐसे चलता जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये जो दशमलव प्रसार है इसी को हम क्या कहते हैं? अनवसानी अनावर्ती। अनावर्ती यानी इनकी बार बार आवृत्ति नहीं हो रही है, किसी भी चीज़ की बार बार आवृत्ति नहीं हो रही है। बात समझ में आई?
तो ये दशमलव प्रसार होता है ना। अब क्योंकि ये शांत हो गया, अब ये था तो 7/8 ही है ना, यानी ये पहले से परिमेय संख्या थी और इसका जब मैंने दशमलव प्रसार किया, ठीक है, तो मुझे शेषफल क्या मिला, 0 मिला। यानी इस प्रकार के दशमलव प्रसार को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं अब ये भी समझो। जैसे मुझे अगर 0 पॉइंट, यही उदाहरण मैं ले रहा हूँ, या फिर मैं अगर उदाहरण लेता हूँ 0.42, जैसे कोई ये दशमलव प्रसार है, मुझे इसको बट्टे में लिखना है। क्या करूँगा, पॉइंट हटाऊँगा, ये हो जाएगा 0.42, पॉइंट हटाने के बाद 2 अंक 1 और 2, तो नीचे 100 आ जाएगा, है ना। 2 अंक है तो 100 आएगा, 3 अंक है तो 1000 आएगा। तो मैंने इसको किस में लिख दिया, P/Q के रूप में लिख दिया, इसलिए ये मेरी क्या है, परिमेय संख्या है। इसी उदाहरण को देख लो 0.875, तो जैसे ही पॉइंट हटाऊंगा तो 875 बट्टा कितना हो जाएगा, 1000। जब इसको हम सरल करेंगे तो मुझे लास्ट उत्तर क्या मिलेगा, 7/8 मिलेगा। मैंने इसको किस में लिख दिया, P/Q के रूप में लिख दिया, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अब यहाँ ये जो 3.33 है, इनको वापस हम कैसे 10/3 बनाएंगे, यानी P/Q के रूप में लिखेंगे, वो हम आगे समझेंगे और वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है ना, वो मैं आगे समझाऊंगा। अभी हम जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पढ़ लेते हैं। क्या क्या नोट है जो हमें याद रखने हैं, वो है, एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होता है या अनवसानी आवर्ती होता है। यानी जो परिमेय संख्या होती है उनका जो दशमलव प्रसार है या तो क्या होगा, शांत होगा या अनवसानी आवर्ती होगा। यानी ये जो दोनों दशमलव प्रसार है, ऊपर वाला और ये नीचे वाला, ये दोनों दशमलव प्रसार आपको परिमेय संख्या बताएगा, और ये जो नीचे वाला दशमलव प्रसार है वो आपको अपरिमेय संख्या को बताएगा। ठीक है, इनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार, यानी इसका जो दशमलव प्रसार होता है वो अनवसानी अनावर्ती होता है, क्योंकि इन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया। अब हम इनका दशमलव प्रसार समझेंगे कि इनको हम कैसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे अगला पॉइंट है, अनवसानी आवर्ती प्रसार का P/Q में बदलना, यानी कैसे, क्या क्या स्टेप है बदलने के लिए, वो आपको समझना है। सबसे पहले है 3.14267 यहाँ पर देखो ये दशमलव प्रसार खत्म हो गया, तो खत्म हो गया और इसको मुझे P/Q के रूप में बदलना है। तो क्या करूँगा, पॉइंट के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाकर 6 जीरो नीचे लिख देंगे और यहाँ 1 लिख देंगे, तो ये P/Q के रूप में बदल जाएगा। समझ आया। इसी प्रकार अब ये जो उदाहरण है 0.333 डॉट डॉट डॉट, तो इसको हम कैसे जो है P/Q के रूप में बदलेंगे, तो उसके स्टेप को आपको समझना है। उदाहरण क्या है, देखो ध्यान से समझना, 0.333 और ये बार बार आ रहा है। ठीक है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार, बार मतलब ये 3 बार बार आ रहा है। समझ गए। तो हमें ऐसे प्रश्न आने पर इनको कैसे P/Q के रूप में बदलना है। सबसे पहला स्टेप है, स्टेप 1, कि ये जो हमने लिया है इसको हमें x मानना है। तो यहाँ लिखेंगे माना x बराबर 0.333 और ये बार बार आ रहा है। ठीक है, इसको क्या करना, सबसे पहले हमें x मानना है और इसे नाम देना है समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को ये पॉइंट आगे लाएंगे। आगे लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे। तो समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर हम 10 का गुणा करेंगे। तो हमें क्या करना है, बराबर के इस साइड में x इंटू 10 करना है और इसमें भी 10 इंटू 0.333 डॉट डॉट 10 का गुणा करना है। तो जब इसका 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और जब इसका हम 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट क्या करेगा, यहाँ आगे आ जाएंगे। अगर 10 का गुणा करते हो तो 1 कदम आगे आ जाएगा, 100 का गुणा करते हो तो 2 कदम आगे आ जाएगा, 1000 का गुणा करते हो तो 3 कदम आगे आ जाएगा। बात चल गई, समझ में आ गई। चलो, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 3.333 और ये ऐसे चलता रहेगा। ये हो जाएगी हमारी समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 में से समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, यानी समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाना है। तो समीकरण 2 पहले है, क्या है, 10x बराबर 3.333 डॉट डॉट डॉट, है ना, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 क्या है, ये रही, x बराबर 0.33। तो यहाँ x बराबर के नीचे बराबर
पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के इधर क्या है 0 और इधर क्या है 3 3 3। अब हम घटाएंगे तो देखो 10x में से 1x गया, कितना x बचा 9x बचा, और यहाँ 3 में से 0 गया 3, और अब 3 3 को घटाएंगे तो ये सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, यानी 3.0 हो जाएंगे, है ना। तो अब देखो हमारे पास क्या मिला 9x बराबर 3 मिला, ठीक है। अब ये 9 किस में है गुणे में, तो ये उधर जाएगा, तो x बराबर 3 बट्टे क्या हो जाएगा 9। अब इन दोनों में देखो 3 का पहाड़ा है ना, तो 3 एकम 3 3 त्रिया 9, तो ये कितना मिला मुझे 1/3, यानी कि 1/3 मैंने क्या करा इस दशमलव प्रसार को p/q के रूप में लिख दिया, है ना, p/q के रूप में लिख दिया। इसका मतलब ये जो अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार होते हैं इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई, यानी ये एक ऐसी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। अगर वापस भाग दूं 1 में 3 का तो देखो मुझे वापस यही मिलेगा, है ना। जैसे पॉइंट लगाओ जी, पॉइंट लगाओ, यहाँ क्या आ जाएगा 0, 3 त्रिया 9, कितनी बार गया भाग 3 बार, फिर 3 त्रिया 9, 9 यहाँ आएगा, माफ करना, बचेगा 1, है ना, पॉइंट लगा हुआ है 0, फिर 3 त्रिया 9, भाग वापस शेषफल कितना बचा 1 बचा, और ये भाग ऐसे चलता रहेगा। समझ में आ गया। तो जो दशमलव प्रसार कैसा होता है, जो दशमलव प्रसार अनवसानी आवर्ती होता है वो परिमेय संख्या होती है, यानी उसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो ये मैंने यहाँ पर देखो इसका पूरा सॉल्यूशन किया हुआ है, उत्तर कितना आया 1/3 आया, ठीक है। अगला पॉइंट है वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एक एक नंबर के आपको सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, तो इनको आपको याद रखना है। संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़ बाकी गुणा भाग। क्या होगा जब मैं एक परिमेय संख्या लूँ और उसमें एक अपरिमेय संख्या जोड़ूं या घटाऊं, ठीक है, या तो जोड़ूं या घटाऊं, और शर्त क्या है एक परिमेय है और दूसरी अपरिमेय है, तो जोड़ने घटाने पर ऐसी कंडीशन होगी तब मुझे हमेशा क्या मिलेगी एक अपरिमेय संख्या मिलेगी। कैसे मिलेगी अब इसको समझो। जैसे मैंने एक परिमेय संख्या ली 3, है ना, एक परिमेय संख्या ली 3 और एक अपरिमेय संख्या ली √2, तो मुझे क्या मिलेगा अपरिमेय संख्या ही मिलेगी, यानी इसको मैं जोड़ नहीं सकता, उत्तर मेरा 3 + √2 ही आएगा। और अगर मुझे जोड़ना होगा तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा 1.141 डॉट डॉट ऐसा जो भी दशमलव प्रसार होगा उसके साथ कितना जुड़ जाएगा 3 जुड़ जाएगा, यानी 1 के साथ 3 जुड़ जाएगा तो इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा 4.14, ऐसे ऐसे एक दशमलव प्रसार हो जाएगा, लेकिन होगी तो ये अपरिमेय संख्या ही होगी, ठीक है। अब चाहे जोड़ो चाहे घटाओ। फिर दूसरा है अगर मैं एक परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या का गुणा या भाग करता हूं, ठीक है, शून्योत्तर, यानी कि ये जो संख्या है वो शून्य नहीं होनी चाहिए, शून्य से मुक्त होनी चाहिए दोनों, है ना, यानी धनात्मक होनी चाहिए, कहने का मतलब दोनों ही। तो अगर मैं इनका गुणा भाग करता हूं तब भी मुझे अपरिमेय संख्या ही मिलती है। अब इसको समझ लो, जैसे मैंने एक संख्या ली 5, ये परिमेय है, और एक संख्या ली मैंने √2, ये अपरिमेय है, तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तब भी मुझे अपरिमेय संख्या ही मिलेगी। समझ गए। अगला पॉइंट है यदि हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़े घटाए गुणा करे अथवा भाग दे तो परिणाम परिमेय या अपरिमेय कुछ भी हो सकता है, यानी जब उनको हम सरल करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि परिमेय मिलेगा या अपरिमेय मिलेगा। कब, जब दोनों ही संख्या क्या हो अपरिमेय हो, इस कंडीशन में वो परिमेय भी उत्तर आ सकता है और अपरिमेय भी उत्तर आ सकता है। फिर है वर्गमूलों से संबंधित सर्व समीकरण। ये कुछ सर्व समीकरण हैं जो आपको याद कर लेनी है आज के आज। समझ में आ गया। जैसे यहाँ पर है √ab, है ना, क्या है √ab, तो इसका मतलब है रूट के अंदर यहाँ 2 अंक है a और b, और इन दोनों का क्या हो रहा है गुणा हो रहा है, इन दोनों के बीच कोई निशान नहीं, इसका मतलब इसका गुणा हो रहा है। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ √a × √b, दोनों को अलग अलग लिख सकता हूँ। तो ये कुछ संक्रियाएं हैं जो आपको याद रखनी है। फिर अगर a/b है और उसके ऊपर रूट लगा हुआ है तो इसको मैं अलग लिख सकता हूँ √a/√b, ठीक है। तो ये कुछ संक्रियाएं आपको याद रखनी है। फिर देखो √a + √b का √a - √b से गुणा कराओगे तो आपको क्या मिलेगा a - b मिलेगा। कैसे मिलेगा ये भी समझ लो। जैसे √a + √b है, ठीक है, इसका गुणा है √a - √b से, ठीक है। तो ऐसी हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी थी क्लास 8 में। क्या पढ़ी थी, a + b × a - b क्या होता है a² - b² होता है ना। तो यहाँ पर ये
एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, यहाँ माइनस है, एक बार घट रहा है ना। तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब एक यहाँ पर a क्या है, रूट a है ना, और यहाँ b क्या है, रूट b। तो रूट a का स्क्वायर जब मैं करूँगा तो मुझे मिलेगा a, और रूट b का जब मैं वर्ग करूँगा तो मुझे मिलेगा b। ठीक है, समझ गए। चलो, तो ये कुछ सर्व समीकरणाएं हैं, वो आपको याद कर लेनी है। अब ये जब क्वेश्चन में आएगी तब आपको इनका उपयोग कैसे करना है वो मैं आपको पूरा बता दूंगा, इनको एक्सप्लेन करके बता दूंगा कि ये ऐसा करने पर ऐसा कैसे आया। ठीक है, अभी आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको इनको क्या करना है, याद करना है। अगला पॉइंट है रूट एक्स का संख्या रेखा पर निरूपण। इसे हम ज्यामितीय रूप भी कहेंगे। ठीक है, रूट एक्स यानी यहाँ पर जो ये एक्स है वो कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ये 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं एक्स क्या मान रहा हूँ, 3.5 सेंटीमीटर लेकर चल रहा हूँ कि ये जो है रूट एक्स यानी रूट 3.5 है ना, इसको जो है मुझे संख्या रेखा पर बताना है कि ये मुझे कहाँ मिलेगा। अब हमें करना क्या है, देखो हमें इसके लिए सबसे पहले एक सरल रेखा बनानी है स्केल से। अब यहाँ पर कहीं भी मुझे एक पॉइंट लेना है ए, मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ ए। ठीक है, अब ए से हमें क्या करना है, जो एक्स की वैल्यू दी है, एक्स की वैल्यू मैंने क्या ली, 3.5 सेंटीमीटर ली है ना। तो यहाँ ए से मैं 3.5 सेंटीमीटर का एक पॉइंट और लूँगा, यानी मुझे क्या करना है, 0 पर स्केल रखनी है और यहाँ से 3.5 सेंटीमीटर का एक और पॉइंट बनाना है। तो ये 3 हो गया और ये 5 हो गया और ये हमारा पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को जो है मैं बी नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो जो हमें एक्स की वैल्यू दी उतना हमें क्या करना है, डिस्टेंस लेना है, दूरी लेनी है। फिर बी से 1 सेंटीमीटर का और हमें माप लेना है। तो यहाँ पर मैं 0 से ये 1 आ गया, यहाँ पर एक ये पॉइंट एक पॉइंट और लेना है, वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये सी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो ए से सी है ना, ए से सी यहाँ मुझे इसका अर्धक करना है ना, यानी इसका समद्विभाजन करना है। तो 6ठी क्लास में हमने सीखा है कि समद्विभाजन कैसे होता है ए से सी तक। तो हमें प्रकार को आधे से ज़्यादा खोलना है, ये खुल गया आधे से ज़्यादा। अब प्रकार की नोक को एक बार ए पर रखना है और एक ऊपर चाप काटना है, एक बार ऊपर चाप काटना है, एक बार नीचे चाप काटना है। ठीक है, एक बार हमें सी पर रखना है प्रकार को और ऊपर चाप और नीचे चाप काटना है। ठीक है, अब इन जो हमें 2 पॉइंट मिले हैं, इन दोनों पॉइंटों को हमें मिलाना है और इस प्रकार से मिलाना है। ये जो 2 पॉइंट मिले हैं, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, इन दोनों को हमें मिलाना है और इस प्रकार से मिलाना है कि इस संख्या रेखा पर हमें एक पॉइंट मिले, है ना। ये डॉट डॉट लाइन से यहाँ पर क्या करना है, हमें संख्या रेखा पर एक और पॉइंट प्राप्त करना है। ठीक है, ये जो पॉइंट है इसको हम नाम दे देते हैं डी, है ना। अब इस पॉइंट का क्या काम है, तो देखो इस पॉइंट से हमें क्या करना है, ऊपर की तरफ एक आधा वृत्त बनाना है। कैसे बनेगा वो वृत्त, तो हमें डी पर प्रकार को रखना है और उसको ए तक खोलना है और प्रकार को घुमा लेना है। ठीक है, ठीक है, इस प्रकार हमें इसको क्या करना है, घुमा लेना है। अब हमें क्या करना है, पॉइंट बी से 90 डिग्री का कोण बनाना है। ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण है ना। तो पॉइंट बी से हम क्या करेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब हमें पता है कि 90 डिग्री का कोण सीधा होता है, तो मैं सीधी लाइन ही खींच लेता हूँ स्केल से। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एकदम सीधा कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो मैं यहाँ से स्केल से सीधी लाइन ही खींच लेता हूँ, वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण ही हो जाएगा। चलो, ये हो गया हमारा 90 डिग्री का कोण। अब देखो ये जो मैंने कोण बनाया है वो इस पूरे बड़े चाप को यहाँ पर कट रहा है, यानी यहाँ पर मुझे एक पॉइंट मिल रहा है, इसको हमें क्या करना है, इस डी पॉइंट से मिला देना है। ठीक है, इस डी पॉइंट से मिला देना है। अब यहाँ से यहाँ जब मैं प्रकार को खोलूँगा, है ना, ये प्रकार को यहाँ से यहाँ पर जब मैं खोलूँगा तो ये चाप कहाँ कट रहा है, सी पर ही कट रहा है ना। तो ये जो वैल्यू है ना कोण बी की यहाँ से यहाँ तक की, वो हमारी कितनी है, रूट एक्स है। तो इस प्रकार से हमें ये रूट एक्स जो है हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारी क्या हो जाएगी, संख्या रेखा हो जाएगी। बात समझ में आई। तो अब जो है ये हमारा एक ज्यामितीय निरूपण है। ठीक है, और ये रूट एक्स कैसे होगा, तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर किया हुआ है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, देखो ए बी क्या लिया, एक्स, ए बी यानी 3.5 लिया था ना, तो ए बी मैंने क्या लिया, एक्स लिया।
ठीक है। फिर बी से मैंने 1 सेंटीमीटर का और यहाँ पर एक क्या करा, पॉइंट लिया था, है ना। तो ये मेरा क्या हो गया, 1 हो गया। यानी ए सी कितना है, ए से सी तक कितना हो गया, x प्लस 1 हो गया। यानी ये जो पूरी दूरी है वो कितनी हो गई, x प्लस 1 हो गई, है ना। फिर मैंने क्या किया, ए सी का मध्य बिंदु डी प्राप्त किया। यानी ए और सी का मैंने इसका अर्धक किया, समद्वि भाजन किया, तो मुझे इसका इन दोनों का मध्य बिंदु जो है वो क्या मिला, डी मिला, है ना। तो अब क्या हुआ, इस ऐसा करने पर जो DC है, कहाँ है DC, ये D और ये C है ना, ये ऊपर वाला पॉइंट E लिया मैंने, है ना। तो ये जो DC है वो कितनी हो गई, वो हो गई x प्लस 1/2। कैसे हो गई कि भाई ये पूरी कितनी है, ये पूरी x प्लस 1, ये पूरी जो है x प्लस 1 है ना। तो ये आधी है और ये भी आधी है, यानी ये x प्लस 1/2 आधी कर लो इसको, है ना। तो वो आधी हो गई। फिर DE, ये जो DE है वो इस वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, क्योंकि ये मध्य बिंदु हो गया, तो ये इसकी क्या हो गई, त्रिज्या। यानी ये भी क्या हो जाएगी, x प्लस 1/2 हो जाएगी। इसका मतलब दोनों ही क्या है, त्रिज्या। देखो ये केंद्र बिंदु से ये परिधि तक बिंदु, ये केंद्र बिंदु से परिधि तक बिंदु, यानी ये दोनों ही क्या है, त्रिज्या है। अगर ये x प्लस 1/2 है तो ये भी क्या होगी, x प्लस 1/2 होगी। समझ में आ गए। अब देखो यहाँ है DB। अब DB मैं कैसे निकाल सकता हूँ, D से B, ये डिस्टेंस कैसे निकाल सकता हूँ, बीच वाला, ठीक है। तो वो मैं निकाल सकता हूँ DC माइनस BC से। यानी ये पूरी डिस्टेंस कितनी है, DC, और जैसे ही मैं इसमें से BC अलग करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, DB मिल जाएगा। इस पूरी में से मैं इसको निकालूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा। बात समझ में आई। तो DC माइनस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। अब DC की वैल्यू तो हमारे पास है, कितनी है, x प्लस 1/2, है ना। फिर माइनस BC कितना है, 1। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम लेकर इसको सरल करेंगे। तो देखो कैसे करना है, सरल करते हैं। x प्लस 1/2 माइनस 1, यहाँ बट्टा 1 कर लेता हूँ। एलसीएम कैसे लेना है, इन दोनों का गुणा करके नीचे लिखना, तो 2 एकम 2। अब क्रॉस गुणा करना, 1 का इस पूरे से गुणा करेंगे तो मुझे x प्लस 1 ही मिलेगा, फिर माइनस 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। अब देखो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 2 है, घटाएंगे तो उत्तर कितना आएगा, माइनस का 1, क्योंकि माइनस का क्या है, बड़ा है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1/2। तो ये वैल्यू हमें किसकी मिल जाएगी, DB की मिल जाएगी, है ना। तो DB की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, x माइनस 1/2 आ जाएगी। अब देखो अब हो क्या रहा है, अब अपना असली खेल चालू हो रहा है कि जो मैंने त्रिभुज BDE लिया, ये BD और ये E, ये जो मैंने त्रिभुज लिया BD और ये E, इसमें जो BD है वो हमारे पास कितनी है, अभी हमने निकाला, है ना, x माइनस 1/2, है ना, ये हमने निकाला है, ये कितनी है, x माइनस 1/2। और ये जो DE है, त्रिज्या है, वो मैंने कितनी ली थी, वो मैंने ली x प्लस 1/2, ठीक है। अब ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया लंब, और लंब हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सूत्र क्या होता है कि लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये सारे सूत्र जो है हमने छोटी कक्षा में पढ़ रखे, है ना। चलो तो मुझे अब लंब स्क्वायर निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर कितना है हमारे पास, ये देखो ये कर्ण हो गया, और कर्ण हमारा कितना हो गया, x प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस आधार कितना हो गया, x माइनस 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको पता है, ये रूट x मुझे निकालना है कि हाँ ये वास्तव में रूट x ही है, उसको मैं समझा रहा हूँ। इसको केवल एक बार आपको समझ लेना है ना, ज़्यादा समझने की कोशिश नहीं करनी, अगर क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, ठीक है। और अगर आ भी जाता है तो आपको सिर्फ ये ज्यामितीय निरूपण पूछेंगे, है ना, ये एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेंगे। चलो अब हमें क्या करना है, इनका वर्ग करना है। देखो एक प्रॉपर्टी होती है a/b का जब मैं वर्ग करता हूँ तो a का भी वर्ग होता है और b का भी वर्ग होता है ना। तो जब x प्लस 1, इसमें ऊपर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 का वर्ग और 2 का वर्ग, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4, माइनस ये हो जाएगा x माइनस 1 का वर्ग और 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4। अब हमने एक सर्वसमीका पढ़ रखी है, कौन सी सर्वसमीका, a प्लस बी की घात 2 बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये सर्वसमीका जो है हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, बट्टा 4 माइनस यहाँ भी ऐसा करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/2 4, सॉरी, ठीक है। अब क्या करेंगे,
इसको सरल करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1/4, यहाँ माइनस है तो जब इस माइनस यहाँ से हम ब्रैकेट हटाएंगे तो इनके सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 1/4। अब इनका एलसीएम कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो एलसीएम आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये क्योंकि एलसीएम 4 दोनों में 4 ही है तो इसको है जैसे कि जैसे लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो देखो अब ये माइनस का और ये प्लस का ये कट गया, और ये एक प्लस का और ये माइनस का ये भी कट गया मतलब जीरो हो गया, भाई घटाने पर जीरो हो जाएगा है ना। 2x और 2x कितना हो जाएगा, 4x, तो ये हो गया 4x/4। तो 4 से 4 कट गया, हमारे पास क्या बचा, x बचा है ना। और यहाँ पर हमारे पास क्या चल रहा था, हमारे पास चल रहा था लंब का स्क्वायर है ना। तो लंब का स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर वर्ग है वो इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल। तो लंब का स्क्वायर बराबर मेरा उत्तर कितना आया, x। जब ये वर्ग उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो लंब बराबर ये वर्गमूल, वर्ग इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्गमूल, तो ये वर्गमूल हो गया और यहाँ क्या आ जाएगा, x। तो ये मुझे क्या मिल रहा है, √x मिल रहा है ना। तो ये तो एक्सप्लेनेशन है कि ये कैसे √x होगा वो मैंने बताया आपको, लेकिन आपको जो है ये चित्र बनाना आना चाहिए कि ये कैसे मुझे बनाना है, इसका ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, तो फिर से कह रहा हूँ, नोट्स चाहिए तो आप क्या करो, टेलीग्राम में मेरा चैनल बना हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे रखी है, तो आप लिंक पर क्लिक करो और फिर सीधा जुड़ जाओ है ना। अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है तो पहले लाइक कर दो, आप लाइक नहीं करते भाई, लाइक में कंजूसी मत करो और अपने दोस्तों को शेयर करने में भी कंजूसी मत करो। अब देखो अंतिम पॉइंट है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम। तो ये जो घातांक नियम है वो हमने क्लास 8 में पढ़े हैं, और ये सारे नियम जो है मैं आपको जब हम जब प्रश्न उत्तर करेंगे और ये जो नियम अप्लाई होंगे उसमें, तब मैं इनके सारे जो है इनको एक्सप्लेन कर लूँगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इन सब चीज़ों को याद करना है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इन सबको याद करो, फिर कल जो है मैं इसकी प्रश्नावली 1.1 का सॉल्यूशन करूँगा। ठीक है, तब आपको क्या करना है, अच्छे से उस प्रश्नावली को समझना है, और उससे पहले ये जो पूरे नोट्स की मैंने जो वीडियो बनाई है वो पूरी वीडियो आपको याद कर लेनी है, पूरी समझ लेनी है। बात समझ में आई? ठीक है, और जहाँ स्क्रीनशॉट आपने नहीं है लिया है तो तुरंत स्क्रीनशॉट लेना है, और वो सारे नोट्स आपको कॉपी में क्या करने हैं, लिख देने हैं। ठीक है, एक बात और, आप प्लेलिस्ट चेक करते रहना, वहाँ पर आपको क्लास 9 की सारी वीडियो 3 महीने के अंदर अंदर मिल जाएगी, क्योंकि मैं 3 महीने में क्लास 9 का पूरा कोर्स कराने वाला हूँ। ठीक है, तो प्लेलिस्ट चेक करते रहना।